बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजगीर जू सफारी का उद्घाटन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसके शुभारंभ करने वाले हैं। बिहार में इको टूरिज्म के लिए नए युग की एक नई शुरुआत कही जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में इको टूरिज्म के लिए नए युग की शुरुआत हो रही है। 191 हेक्टेयर में तैयार किया गया है जू सफारी। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है जू। नालंदा जिले में राजगीर जू सफारी उद्घाटन के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका शुभारंभ करेंगे। जू सफारी के उद्घाटन के साथ ही बिहार में इको टूरिज्म के एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि लगातार बिहार सरकार बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और ऐसे में पर्यटन विभाग जो है वो लगातार इस पर काम करता हुआ दिख रहा है। कई जगहों पर विशेष व्यवस्था के बाद अब नालंदा में भी तस्वीरें दिखेंगी। तो आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं। इको टूरिज्म के नए युग की एक शुरुआत कही जा रही है। मुख्यमंत्री पहले भी जू सफारी का निरीक्षण कर चुके हैं और लगातार अपनी देख रेख में ही इसे तैयार करवा रहे थे। राजगीर पहुंचकर मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे बिहार के पहले वाइल्ड लाइफ सफारी का उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नालंदा से ऋषिकेश जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, एक बड़ी सौगात। जी बिल्कुल, वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे तो राजगीर को पहले भी सौगात चुके हैं, लेकिन सभी सौगातों में ये जो जू सफारी का जो उद्घाटन होना है, जिसकी लागत 170 करोड़ रुपए की है, ये राजगीर वासियों ही नहीं पूरे बिहार वासियों के लिए वाकई एक गर्व की बात है कि राजगीर में भी बिहार का जो है नंबर 1 जू सफारी का आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन देखिए इससे कितना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार पहले किसी और रूप में देखा जाता था और आज लगातार बिहार जो है वो इको टूरिज्म की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर्यटकों को कितना लुभा पाएगा जू सफारी? देखिए, बात अगर पर्यटकों की जाए तो इसके पूर्व में जैसे ही वो जो ग्लास ब्रिज का जो निर्माण कराया गया था, उसके बाद जो राजगीर में जो अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय और बिहार के कई ऐसे सैलानी थे जिनका सैलाब उमड़ पड़ा था। आलम यह था कि टिकटों का बुकिंग 10 बजे ही खत्म हो जाती थी, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये जू सफारी का उद्घाटन आज होता है तो इसके बाद पर्यटकों में 10 गुना इजाफा होने की उम्मीद स्थानीय लोग और वहाँ पर जो मौजूद जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ और परिवर्तन होगा, क्योंकि आप लगातार जू सफारी को देख रहे हैं, वहां की स्थितियों को देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जू सफारी लोगों को लुभा तो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? क्योंकि जैसे ही अब इसका एक सौगात के तौर पर मुख्यमंत्री बिहार को देंगे तो कितनी तस्वीरें और बदल जाएंगी, जू सफारी कितना और लोगों को लुभा पाएगा? देखिए, इस जू सफारी के अंदर आने वाले समय में ऑनलाइन टिकट की भी शुरुआत की जाएगी। अगर खासकर अगर जू सफारी के अंदर दर्शक जो है शेर, बाघ एवं अन्य प्राणियों को खुले वातावरण में घूमते गाड़ियों में बैठकर देख सकते थे। इतना ही नहीं, जू सफारी पार्क में स्वर्णगिरी पर्वत एवं वैभवगिरी जो पर्वत के बीच जो घाटी में जो हिस्सों को विकसित किया गया है, उसको भी देखने के लिए माइक्रो टेलीस्कोप का भी लगाया जा रहा है, जिससे जो सैलानी वहां पर घूमने आएंगे वो इससे अपना आनंद उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी सौगात कही जाएगी और कहीं ना कहीं अब पर्यटकों को लुभाने में भी बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है और अब एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नालंदा से ऋषिकेश जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में ये जू जो है वो और लोगों को लुभाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि नालंदा जिले में राजगीर जू सफारी उद्घाटन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका शुभारंभ करेंगे। जू सफारी के उद्घाटन के साथ ही बिहार में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। इको टूरिज्म की तरफ लगातार जिस तरीके से काम हो रहा है, ऐसे में अब नालंदा में एक बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पहले भी जू सफारी का निरीक्षण कर चुके हैं और जब से नई तरीके से विकसित किए गए हैं सफारी को, लोगों का आकर्षण राजगीर की तरफ बढ़ा है और लगातार अपनी देख रेख में ही मुख्यमंत्री से तैयार करवा रहे थे, ताकि राजगीर वन्य प्राणी जो सफारी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें किस तरीके की, ये तस्वीरें लोगों को लुभाने के लिए तैयार है। राजगीर पहुंचकर मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे वाइल्ड लाइफ सफारी का उद्घाटन करेंगे। लाइफ सफारी पार्क है जो राजगीर में बनाया गया है। यहाँ पर आपको ना बस पे बैठाकर हर एक जानवर का चैम्बर में ले जाया जाएगा और जानवर लोग वहाँ खुले होंगे, जो आप लोग को बस पे दिखाए जाएंगे। बस पूरा सुरक्षित रहता है, जिससे आप बस पर बैठकर जानवर बिल्कुल सामने से आप जानवर का मज़ा ले सकते हैं। इसका ओपनिंग कल होने वाला है
और इसका ओपनिंग करने के लिए हमारे सीएम नीतीश कुमार जी आने वाले हैं। यहाँ पे शेर है, बाघ है, हाथी है, सफ़ेद शेर है, भालू है। ऐसे तो अच्छा लग रहा है और राजगीर के लिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि राजगीर पर्यटन में और आगे चला जा सकता है। ऐसे पर्यटन के विभाग से तो ऐसे भी आगे है, लेकिन अब और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगा राजगीर। कल उद्घाटन है, कैसे लगेगा? हाँ, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो बिल्कुल पर्यटक जो हैं वो लगातार अब इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दो कि जिस तरीके से कल राजधानी पटना के तस्वीरें थी, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। दरअसल लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई देखने को मिली है। 500 से अधिक जो लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। इसके अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई की बातें सामने आई है। तो आपको बता दें कि 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। कोतवाली थाना में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। राजू तिवारी, हुलास पांडे इस एफआईआर में शामिल है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। राजभवन मार्च के दौरान हंगामा करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। गांधी मैदान से जो यात्रा की शुरुआत हुई थी, राजभवन मार्च की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जैसे ही ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, उसके बाद प्रदर्शन दिखा और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद तस्वीरें बिगड़ती गई, लोग परेशान हो गए। और अब अधिकारियों के आवेदन के बाद कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि राजभवन मार्च का मामला है ये, और हंगामा करने का आरोप लगा है। और इसमें पार्टी के कई बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, इसके अलावा हुलास पांडे, शहनवाज अहमद कैफी, कई बड़े नेता हैं जिनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है। कुल 7 से 8 लोगों के नाम सामने हैं और इसके साथ साथ 500 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज कराया गया है। इसमें कहा यह गया है कि कोर्ट के आदेश, यानी कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था, कोई भी धरना कर सकता था, तो धरना स्थल गर्दनीबाग है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रशासन नाराज और कोतवाली थाना में मामला दर्ज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, लोजपा रामविलास पर एक बड़ी कार्रवाई की बातें सामने आई है। 500 के आसपास अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, इसके अलावा लगभग 7 से 8 नेताओं के नाम भी शामिल है। बिल्कुल निर्भय, जिस तरीके से कल लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला गया था, इस बीच बेली रोड पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत भी हुई थी। काफी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया। उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पुलिस हिरासत में लेने के बाद जो भीड़ है उसको तितर बितर किया गया। देर शाम प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, उनके बयान पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। इसमें कई बड़े नेता हैं जो इस एफआईआर दर्ज में, उनका नाम शामिल किया गया। बिल्कुल एफआईआर दर्ज किया गया है। बिल्कुल प्रधान महासचिव संजय पासवान है, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी है, साथ ही प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे का भी नाम आ रहा है, रेणु कुशवाहा भी है, पूर्व सांसद अरुण कुमार भी है, डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी है, साथ ही वेद प्रकाश पांडे के साथ साथ राजेश मंटू, ये जो भी नाम है नामजद आरोपी बनाया गया है। और कई जो है सैकड़ों लोगों के ऊपर अज्ञात एफआईआर दर्ज किया गया। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, कहा यह जा रहा था कि कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा था कि जो लोग भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, तो धरना स्थल पर जाना होगा। लेकिन क्या इन लोगों ने बिना अनुमति के ही ये प्रदर्शन किया? बिल्कुल, इनको अनुमति मिली थी, लेकिन जो बेली रोड पर जिस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल उधर प्रतिबंधित क्षेत्र में भी ये लोग आगे बढ़ रहे थे। पुलिस कई बार इन लोगों को चेताया कि आगे नहीं बढ़े, इससे आगे नहीं बढ़े, जो भी बात रखना है 2-4 लोग चल कर के राजभवन चले। लेकिन जो भी कार्यकर्ता थे काफी उत्साह थे और जो प्रशासन थे उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। और इसके बाद जो है चिराग पासवान को हिरासत में पुलिस लिया। उसके बाद जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, हल्का बल प्रयोग भी किया। बिल्कुल, लेकिन बातें यहाँ जो है प्रदर्शन की, आप
गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो बेली रोड पर ये लोग कर रहे थे, इससे यातायात जो है काफी बाधित हो गई थी। बिल्कुल, तो यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ, लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि बेली रोड का जो इलाका है वो खासकर प्रतिबंधित क्षेत्र है और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन करने के खिलाफ में इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से यूं कहे चिराग पासवान की मुश्किल भी बढ़ सकती है। धीरेन्द्र, बिल्कुल, लेकिन जो चिराग पासवान है लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उनके नेतृत्व में जो एक बिहार बचाओ अभियान था, इस मार्च को किया जा रहा था और राजभवन तक, हालांकि चिराग पासवान गए अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ। धीरेन्द्र, एक आखिरी सवाल होगा, धीरेन्द्र एक आखिरी सवाल होगा आपसे। सवाल ये है कि जिस तरीके से चिराग पासवान को हिरासत में लेकर के सचिवालय थाना ले जाया गया, क्या सचिवालय थाना में भी कोई मामला दर्ज है या सिर्फ कोतवाली थाने में ही मामला दर्ज है? बिल्कुल नहीं भाई, कोतवाली थाना में ही केवल मामला दर्ज है। सचिवालय थाना में चिराग पासवान ने अपना बॉन्ड भर कर राजभवन मार्च किया था, लेकिन जो सचिवालय थाना है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर। लेकिन वही जो एफआईआर दर्ज है तो कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको एक बार बता दूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है और लगभग 7 से 8 नेताओं के नाम जो है उनके नामजद बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही साथ 500 जो लोग हैं उनके ऊपर अज्ञात रूप से मामला दर्ज किया गया है और अब ये मुश्किलें बढ़ सकती है। कृषि पदाधिकारी जो हैं उनके बयान के बाद ये पूरा मामला कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है। हालांकि उस बयान में चिराग पासवान का नाम सामने नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक राहत की खबर की। दरअसल पटना में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी प्रेस वार्ता कर कई जानकारियां दी। शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकों के प्रदर्शन पर भी विजय चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के हित में सीटेट बीटीटी के प्रमाण पत्र के सत्यापन के आधार पर एवं अभ्यर्थियों के शपथ पत्र को लेकर के दिनांक 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे और इसका निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 95% प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा चुका है। विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि 562 अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र फर्जी हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की भी बातें की गई हैं। रिक्तियां आएंगी तो वो दोनों उसकी पात्रता रखेंगे और दोनों उसमें नियुक्ति या नियोजन हेतु आवेदन कर सके। इन चीज़ों को हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन शायद वहाँ से लगता है प्रमाण पत्र निर्गत करने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन हमारे छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके से एसटीटी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे और इसको लेकर के पिछले दिनों भी एक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने अब सफाई दी और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया है। लेकिन यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान।
पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात वैशाली की करेंगे। वैशाली जिले के महनार में बाइक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किए जाने से नाराज लोगों ने डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों के साथ गाली गलौज की। जहां घटना से नाराज महनार सीएचसी के डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरे दिन कार्य को ठप रखा, जिसके कारण इलाज के लिए आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस संबंध में महनार सीएचसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि बाइक दुर्घटना में घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। और इसी बात से नाराज कुछ लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट करते हुए बीपी मशीन, थर्मल स्कैनर समेत कई सामानों को तीतर बीतर कर दिया। इतना ही नहीं, सरकारी रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी भाग गए। इधर सुपौल के कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप बावन राव लांडे ने जिले के त्रिवेणीगंज थाना का इंस्पेक्शन किया, जहां इस दौरान उन्होंने थाना की हाजत समेत चप्पे चप्पे की जांच की। वहीं इंस्पेक्शन के दौरान एसपी डी अमरकेश, त्रिवेणीगंज एसडीपीओ गणपति ठाकुर समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर डीआईजी शिवदीप लांडे ने कहा कि यह एक रूटीन इंस्पेक्शन है और इंस्पेक्शन के दौरान यहां सब कुछ ठीक पाया गया। एक रूटीन प्रोसेस है ये। थाने का जो इंस्पेक्शन वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, उसी के क्रम में मैं आया था। और मेरे कोसी प्रक्षेत्र का ये पहला थाना था जिसमें मैंने विज़िट किया है और उसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो भी बातें थी, जो भी निदर्शन में आई है, उसका एक डिटेल रिपोर्ट एसपी के माध्यम से, अमरकेश जो एसपी सुपौल है उनके माध्यम से कंसर्न थाना प्रभारी और एसडीपीओ को भेजा जाएगा।
इधर कटिहार में बिहार सरकार की एक बड़ी जमीन के हिस्से को कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। इस स्थानीय लोग और पुलिस में नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस डटी रही। बता दें, सहायक थाना क्षेत्र के दलन मौजा के पास करीब 8 एकड़ जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवा लिया है। अंचलाधिकारी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि यह जमीन स्वर्गीय सीताराम चमरिया के पिता के राज्यपाल के नाम पर नामित करते हुए बिहार सरकार को दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जबरन कब्जा कर लिया था। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए इसे अब अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। न्यायालय का आदेश का अनुपालन था। अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। ये चमरिया कॉलेज सामने देख रहे हैं, इनके द्वारा CWJC किया गया था। उसमें भी आदेश प्राप्त हुआ था कि सरकारी रहती जमीन जो राज्यपाल को डोनेट हुआ है उसको सरकार अधिग्रहण करके अपने कब्जे में ले ली। बाद में उसमें LPA में भी आदेश आया सेम उसी तरह का। बाद में ये जब आदेश अनुपालन 4 वीक में नहीं हुआ तो वो MJC में कन्वर्ट हो गया। इनके द्वारा MJC किया गया चमरिया कॉलेज प्रबंधन के द्वारा। इधर रोहतास में किसान महासंघ से जुड़े लोगों के साथ रोहतास DM के दुर्व्यवहार से आक्रोशित लोग किसान संगठनों ने DM के बर्खास्तगी को लेकर विभिन्न किसान संगठनों ने बैठक में व्यापक आंदोलन चलाने की घोषणा की है। किसान महासंघ से जुड़े लोगों का आरोप है कि पिछले दिन DM रोहतास से धान अधिप्राप्ति में धांधली सहित किसानों के विभिन्न मुद्दे को लेकर किसान महासंघ बिहार के संस्थापक रमाशंकर सरकार और राहुल पटेल के साथ DM ने अमर्यादित शब्दों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर दुर्व्यवहार और पिटाई की थी। किसान संगठन ने DM रोहतास पर आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप लगा दिया है। किसानों ने कहा कि DM रोहतास ने पुतला दहन के साथ व्यापक आंदोलन की शुरुआत भी की जाएगी और साथ ही साथ एक महाआंदोलन भी चलाया जाएगा। को अब यह बात दिमाग में आ गई है कि जो पैक्स अध्यक्ष कहता है वो सही है। इसका मतलब कि सब लोग लेते हैं, DM साहब भी पैसा लेते हैं, इसलिए इनको आक्रोश हो गया। किसानों के समस्या को लेकर यहाँ के किसान डेलीगेशन मिलने गए थे, लेकिन ये अभद्र व्यवहार किसानों के साथ DM साहब किए हैं, वो ये बहुत खराब चीज है। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 जो है वो उसकी शुरुआत होने वाली है। कल से शुरू हो रही है मैट्रिक की परीक्षा, 24 फरवरी तक चलने वाली है ये मैट्रिक की परीक्षा। यानी कि बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जिस तरीके से छात्र कर रहे थे, अब उनके लिए वो वक्त आ गया है जब उनकी परीक्षा होगी। और आपको बता दूं कि इस संबंध में मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि मैट्रिक परीक्षा में इस बार 16,48,894 परीक्षार्थी जो होंगे वो शामिल होंगे, जिसमें लगभग 8,06,705 छात्राएं हैं, जबकि 8,42,179 छात्र शामिल हो रहे हैं। तो बिहार में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 1,525 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा तैयारी पूरी कर ली गई है। इंटर की परीक्षा सफलतापूर्वक समापन के बाद अब मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो रही है और इसके लेकर के सरकार और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया है। और इस परीक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, खासा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी पूजा लाइव है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पूजा, कल से मैट्रिक की परीक्षा, तैयारी कितनी दुरुस्त है? बिल्कुल निर्भय, आपको बता दें कि देखिए BSCB यानी कि बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी बंदोबस्त की गई है। बिल्कुल। आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में निर्भय परीक्षा हो रही है। हालांकि कोरोना की स्थिति अब बेहतर हो रही है धीरे धीरे, लेकिन संकट अभी भी है और लोगों से ये लगातार कहा जा रहा है कि आप तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। इसी तरह जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें ये इस बात का खास ख्याल रखना है कि उनके चेहरे पर मास्क होना चाहिए और उनके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बता दें कि देखिए जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं निर्भय। वहां भी जो परीक्षार्थी जाएंगे उन्हें अगर मास्क की सुविधा उपलब्ध करानी हो या सैनिटाइजर हो, तमाम व्यवस्था की होंगी। ये तो पहले से ही पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। सबसे अहम बात ये आपको बता दें निर्भय कि एडमिट कार्ड जारी कर दी गई है और 16 फरवरी तक ये एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी और इन्हीं के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं
वो अपना एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, स्थिति और परेशानी थोड़ी इस बात को लेकर विद्यार्थियों में बनी हुई है निर्भय कि कोरोना काल के मद्देनजर ये परीक्षा हो रही है, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद थे और ऐसे में बच्चों की शिक्षा बेहद प्रभावित हुई है। और जो बच्चे बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से इंटर की परीक्षा में बच्चों ने या जो छात्र थे उन लोगों ने जो आरोप लगाए थे कि तैयारी उनकी पूरी नहीं हो पाई है और अब उसका असर इस बार भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिल सकता है। देखिए निर्भय, लगातार जो छात्र है एक ही शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा जो हो रही है उनमें कोई उनको छूट नहीं दी गई है और ऐसे में जब स्कूल्स बंद थे, पढ़ाई में मुश्किलें हुई हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जरूर होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे बिल्कुल कुल मिलाकर के कहें तो ऑनलाइन क्लासेस तो हुई हैं, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हो पाई है और नतीजा इसका इस बार भी देखने को मिल सकता है। छात्र आरोप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा ने जो जानकारी दी, आपको बता दूं कि मैट्रिक परीक्षा लेकर के लगातार तैयारियां चल रही थी और इन तैयारियों के बीच में अब स्थितियां साफ हो चुकी है। कल से परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर के छात्र भी तैयार है और प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं, मैट्रिक की परीक्षा अगर चल रही है तो तस्वीरें भी अलग अलग जगहों पर तैयारियों की दिखी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं जिले में कुल 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कल से 24 तारीख तक जो 2 पालियों में परीक्षा होंगी उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इस पर आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रथम पाली 9:30 बजे से शुरू होकर के 1:45 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली जो होगी वो 1:45 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। दंडाधिकारी और अन्य भी विधि व्यवस्था के लिए संधारित है, फ्लाइंग स्क्वाड है, सुपरविजन, सभी का मीटिंग होगा। और पिछला जो हम लोग इंटर का परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ, फिर हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम भी उसी तरह शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में हो और एग्ज़ाम बिल्कुल कदाचार मुक्त। और इसी के चलते जो ट्रैफिक का प्लान था पिछले बार भी हम लोग बनाए, अधिकांश तो सफल रहा, लेकिन इसमें है कि 73,000 विद्यार्थी लगभग शामिल हो रहे हैं। तो हमारा परीक्षा केंद्र भी जो 65 था बढ़ के इस बार 76 हुआ और परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसीलिए जो हम लोग का 2 सेंटर है। और देश के लिए एक दुखद खबर है। 80 और 90 के दशक के भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मशहूर गायक बप्पी लहरी के निधन से हर तरफ शोक की लहर है। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी ने अंतिम सांस ली है। लोकप्रिय बनने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में 69 साल की उम्र में निधन हो गया। बप्पी लहरी, जिन्हें व्यापक रूप से भारत में डिस्को किंग के रूप में भी जाना जाता है, 1952 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपने पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी मां बंसारी लहरी एक संगीतकार और एक गायिका थी, जो शास्त्रीय संगीत और चाम संगीत में परंपरागत थी। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।